बैक। हमने अपनी कहानी कहाँ पे छोड़ी थी? दुबई चला गए थे। कौन दुबई गए थे? मैनेजर्स को हमने कहाँ फेंक दिया था? दुबई में फेंक दिया था। तो बैग साल लेके जाते हो बाहर, तुम इन पर तुम्हें शक है? अच्छा, आदत हो गई है, वहाँ भी शक करते थे लोगों को। अच्छा 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 तो वो शक नहीं, कंफर्म था कि उधर चोरी होनी होती है। अच्छा जी, सुने 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 अब सीन क्या है, इसी कहानी को दोबारा से देखते हैं, एक नए एंगल से देखते हैं। ओनर कहाँ बैठा? वो अपने साथ किसको लेके चला गया दुबई? क्या नाम है? एक्स, वाई और जी। और नीचे पहले 12 लोग काम कर रहे थे, अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 4। एक मार्केटिंग का, एक एचआर का, एक अकाउंट्स का और एक प्रोडक्शन का। तो 4 इधर हैं, 4 इधर हैं और 4 ही इधर हैं। नहीं, अब कुल मिला के कितने लोग काम कर रहे हैं? 4। पहले कितने लोग काम कर रहे थे? 12। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि एक ही बंदा मल्टीपल डिवीजन्स को देख रहा हो या मल्टीपल एरियाज को देख रहा हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देख रहा हो, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हवाले कर दिए जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को। किसको? डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के हवाले कर दिए जाते हैं। इनको हम फंक्शनल मैनेजर्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फंक्शनल, लिखा जा रहा है ना? फंक्शनल मैनेजर्स भी कहते हैं। मिस्टर ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी, ये 4 ऐसे मैनेजर्स हैं जो कि अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल के बैठे हुए हैं। मगर ये शुरू में कितने थे? कितने रह गए हैं? 4। और क्या ये भी दुबई निकल गए हैं? नहीं, ये दुबई नहीं निकले, ये अपने अपने शहरों में बैठे हुए। दुबई कौन गए थे? एक्स, वाई और जी। ये कहलाते हैं डिविजनल मैनेजर्स। ये क्या कहलाते हैं? डिविजनल मैनेजर्स। अब मैनेजर्स की हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज आ गई हैं, एक डिविजनल है और एक फंक्शनल है। ये देखें ज़रा, वापस यहाँ पे लेके आता हूँ। एक्स वाई जी, एक्स के पास कौन था? लाहौर। वाई के पास? जेड के पास? इनके पास अपना अपना डिवीजन है, तो ये कौन से मैनेजर्स कहलाएंगे? डिविजनल मैनेजर्स। और नीचे से ये जो ए बी सी डी में से जो 4 बंदे आए मेरे पास, अब ये कौन से हैं? फंक्शनल मैनेजर, जो अपना अपना क्या संभाल के बैठे हुए हैं? डिपार्टमेंट, या अपना अपना फंक्शनल संभाल के बैठे हुए हैं। इनको फंक्शनल भी बोल सकते हैं, इनको डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी बोल सकते हैं। फंक्शनल भी बोल सकते हैं और डिपार्टमेंटल मैनेजर भी बोल सकते हैं। मिस महक से तो आप सब जानते होंगे, मिस महक को तो पता होगा। मिस महक फंक्शनल मैनेजर है कि डिविजनल मैनेजर है? फंक्शनल मैनेजर। मिस महक के पास पीआरसी का एक डिपार्टमेंट मौजूद। क्यूएम जो है वो एक डिवीजन है या वो एक डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट है। तो अली शाहिद डिपार्टमेंटल मैनेजर कहलाएंगे। ओनर, ओनर इज द पर्सन जिसका ये सब कुछ है। ओनर इज द पर्सन जिसका ये सब कुछ है। चले, मैं एसबीआई की आपको एक लाइव मिसाल देता हूँ।
प्रॉपर एसबीआई की ही मिसाल को लेके चलते हैं। एसबीआई, एसबीआई में 3 विंग्स हैं, एक पीआरसी का विंग, एक कैफ का विंग, एक सीफैब का विंग। ये 3 विंग्स हैं। क्या मैं इनको 3 डिपार्टमेंट्स कह सकता हूँ या 3 डिवीजन्स कह सकता हूँ? दोबारा सोचो, ये डिवीजन बन गई है। अब ये डिवीजन बन गई है। डिवीजन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज्योग्राफिकल बेस पे हो। डिवीजन हम प्रोडक्ट्स की बेस पे भी कर सकते हैं, सर्विसेज की बेस पे भी कर सकते हैं, इवन कस्टमर्स की बेस पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डिवीजन किए किस बेस पे किए? प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बेस पे किए। तो ये हैं 3 इसके क्या डिवीजन्स। अच्छा, एक डिवीजन इसकी ऐसे भी हो सकती है, एसबीआई, सीए और एसीसी। तो ये भी डिवीजन है और ये भी क्या है? डिवीजन। फिर अगर मैं सीए को मजीद तोड़ूं, पीआरसी, कैफ और सीफैब, अब क्या है? अब ये डिविजनल नहीं है, अब ये डिविजनल नहीं है, ये क्या बन गया? अब ये फंक्शनल या डिपार्टमेंटल बन गया। समझ आई? दोबारा से देख लेते हैं। एसबीआई को अगर मैं देखें, अगर एसबीआई एक ही काम करता है, सीए, और लाहौर में ही है, तो जो उसकी पहली डिवीजन बनेगी वो बनेगी कि वो कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर कर रहा। तो ये इसको हम इस कैटेगरी पर रख के डिवाइड कर सकते हैं। अगर एसबीआई मल्टीपल दे रहा चीज़ें, सीए भी दे रहा है और एसीसी भी दे रहा है, तो अब ये क्या बन गया इसका? डिवीजन। और डिवीजन के नीचे अगर कोई सब डिवीजन बन रही तो बेसिकली वो क्या कहलाएगी? फंक्शनल। इस चीज़ को पहले क्लियर कर लें। ये बात समझ आई? अच्छा, चलो अब हम इसी मिसाल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पीआरसी के हेड कौन है? मिस महक। मिस महक। लेट से हम कह देते हैं कैफ के हेड हैं सर जहांजेब और सीफैब के हेड हैं सर उसामा। ठीक। अब ये महक, ये जहांजेब और ये उसामा डिविजनल मैनेजर्स कहलाएंगे कि फंक्शनल? ध्यान से देखें, ये डिविजनल मैनेजर्स की कैटेगरी में आ गए। और अगर यही 3 लोग यहाँ पे रखूँ मैं, अब क्या बन जाएंगे? अब ये फंक्शनल बन जाएंगे। क्यों? ऊपर डिवीजन किसकी बेस पे हो गई है? सीए और। इसका मतलब है कि अगर मैं नीचे आऊँ, मतलब मैं सेकंड पे आऊँ, तो इन तीनों के ऊपर भी एक बंदा बैठा होगा। लेट से वो बंदा है शराज, लेट से। तो अब ये शराज कौन है? वो तो ये है। शराज सीए का कौन है? डिविजनल मैनेजर। और उसके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं। वो ये 3 लोग कौन है? ये महक, ये जहांजेब, ये उसामा। यहाँ पे कौन होंगे? फंक्शनल मैनेजर। और अगर इस तरह की कोई डिवीजन ऊपर नहीं है, डिवीजन सिर्फ इसी बेस पे की गई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो फिर ये तीनों यहाँ भी क्या बन जाएंगे? डिवीजनल मैनेजर बन जाएंगे। तो ये देखना है आपने कि इदारे ने अपने आप को तोड़ा कैसे है। प्रोडक्ट्स की बेस पे तोड़ा है, कस्टमर्स की बेस पे तोड़ा है, सर्विसेज की बेस पे तोड़ा है, या गुड्स की बेस पे तोड़ा है। ये मैं ये ना तोड़ दूंगे। सर अगर ये ऊपर वाले पीआरसी में हम आगे सब्जेक्ट वाइज कर देते हैं तो सब्जेक्ट वाइज फंक्शनल बन जाएगा। तो सर अगर नीचे वाले में सब्जेक्ट वाइज करते हैं तो वो मजीद फंक्शनल बन जाएगा। वो फंक्शनल दर फंक्शनल दर फंक्शनल दर फंक्शनल बन जाएगा। है एम्प्लॉय तो हम है ना। चलो बना देता हूँ, बना देता हूँ। ये देखो, ये देखो, पहली कैटेगरी एसबीआई और उसके नीचे 3 चीज़ें, पीआरसी, कैफ, सीफैब। ठीक। एम जे ओ,
ये MJO कौन है? कौन से? डिविजनल के फंक्शनल? डिविजनल। इसमें सब्जेक्ट्स 1 2 3। अब सुनना गौर से, अगर तो मिस महक ने ये सीन रखा हुआ है कि 1 को कोई और मैनेजर देखेगा, 2 को कोई और मैनेजर देखेगा और 3 को कोई और मैनेजर देखेगा, लेट्स से ये x है, ये y है और ये z है। अब ये x y z कौन है? फंक्शनल मैनेजर। यानी कि PRC 1 की जिम्मेदारी किसके पास है? 2 की जिम्मेदारी किसके पास है? 3 की जिम्मेदारी किसके पास है? अगर PRC 3 की क्लास नहीं होती तो किससे पूछा जाएगा? Z किससे पूछेगा? टीचर से। Z आके किससे पूछेगा? क्योंकि टीचर कौन है उसका? एम्प्लॉय। Y जिम्मेदार है किसका? PRC 2 का। X जिम्मेदार है किसका? PRC 1 का। इसी तरह कैफ के 8 पेपर हैं, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A का जिम्मेदार है मिस्टर G और ग्रुप B का जिम्मेदार है मिस्टर H। तो अगर ग्रुप A की कोई क्लास नहीं हो रही, कौन जिम्मेदार है? G। B की क्लास नहीं हो रही तो कौन जिम्मेदार है? H। इस तरीके से चलेगी कहानी। अब ये M, J और O ये कौन से मैनेजर है? डिविजनल। X, Y, Z, G, H ये कौन से मैनेजर है? अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही बंदा फंक्शनल भी हो और एक ही बंदा डिविजनल भी हो, सेम बंदा। जैसे इस केस में कर लेते हैं, ये भाई CFAB के कौन से मैनेजर कहलाएंगे? डिविजनल। इन्होंने कहा हुआ है कि यार ये मैं ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता हूँ, मैं ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता हूँ। तो मैं ही कौन हूँ? डिविजनल भी। और मैं ही कौन हूँ? फंक्शनल भी। मैं ही कौन हूँ? डिविजनल भी। और मैं ही कौन हूँ? फंक्शनल। ऐसा भी पॉसिबल। भाई PRC में लेट्स से बहुत बच्चे कम हो गए, तो डू यू थिंक कि ये XYZ की मजीद कॉस्ट आनी शुरू हो जाएगी? है ना, अगर बच्चे कम हैं, इनटेक कम हो रहा है, तो X की भी कॉस्ट है, Y की भी कॉस्ट है और Z की। भाई ये सैलरी माफ़ करेंगे अपनी? अगर कम बच्चे हों तो सैलरी छोड़ देंगे? नहीं ना, सैलरी पूरी लेंगे। तो खर्चा किसको पड़ेगा? इदारे को। इदारा कहेगा यार एक काम करते हैं महक, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इन तीनों में से कोई एक बंदा रख लो अपने अंडर, या हम थोड़े से ज़्यादा पैसे तुम्हें देते हैं, तुम ये वाली जिम्मेदारियां भी क्या कर लो, खुद ही संभाल लो। तो इदारा ऐसा चलता। तो अगर महक कहती है नहीं सर बात ऐसी है कि मैं वाई को रिटेन करना चाहती हूँ, वाई मेरा फेवरेट, तो X फारिग और Z फारिग। अब ये Y मुझे बताओ 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2 के लिए कि 3 के लिए? तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और Y कौन है? फंक्शनल मैनेजर। M कौन थी? डिविजनल मैनेजर। और अगर इंतज़ामिया फोर्स करती है नहीं महक तुमने ही ये सारा संभालना है, तो फिर महक एट अ टाइम कौन है? एंड एट अ टाइम कौन है? क्लियर? पक्का? सबसे मज़ा आता है मैट्रिक्स में, ये बड़ा मज़े का एक स्ट्रक्चर होता है। ये देखना ज़रा, ये जो पर्पल लाइन थी, ये पर्पल लाइन वाले कंपनी में आते हैं और इनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिल रही, ये किसके पास जाएंगे? डिविजनल मैनेजर के पास के फंक्शनल के पास? फिर सोच लें, डिवीजन के पास जाएंगे कि फंक्शनल के पास जाएंगे? भाई फंक्शनल मैनेजर का ताल्लुक एडमिन से तो नहीं है, वो तो जिम्मेदार है मार्केटिंग का, HR का, अकाउंट्स का, और हमने क्या रखा हुआ है? प्रोडक्शन का। कुर्सी नहीं मिल रही, बिजली नहीं आ रही, नेट नहीं आ रहा, ये मैनेजर जिम्मेदारी नहीं लेते। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? डिविजनल मैनेजर, जिसका डिवीजन है। और अगर लाहौर में है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? X। Y किसकी लेगा? कराची की। और Z किसकी लेगा? और अगर मार्केटिंग में कोई मसला आ रहा है तो फिर ये किसके पास जाएंगे? A के पास जाएंगे। मसला अकाउंट्स में आ रहा है, टैली नहीं हो रही चीज़ें,
तो किससे पूछेंगे जाके? ये एम्प्लॉयज़ किसके पास जाएंगे? सी के पास है। तो सीन ऐसा है कि ये जो एक्स वाई और जी है ना, आप सुनिए ज़रा गौर से, ये जो एक्स है, वाई और जी है, इनको अपनी जगह से नहीं हिलाया जाएगा। ये कहाँ बैठे हुए थे? लाहौर, कराची और इस्लाम, ये उधर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि ये कौन से मैनेजर हैं? डिविजनल, और ये अपने इदारे के लिए सोलली क्या है? रिस्पॉन्सिबल। ये जो चार यहाँ से चूज हुए थे, ये लोग कहाँ चले गए थे उठ के? दुबई पहुंच गए थे। तो अगर मार्केटिंग में कोई मसला आएगा, अब मार्केटिंग वाला बंदा दुबई से बैठकर देख रहा है लाहौर में क्या चल रहा है, कराची में क्या चल रहा है और इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। अगर कोई मीटिंग करनी होगी तो दुबई से इस्लामाबाद आ जाएगा, कराची आ जाएगा या लाहौर आ जाएगा, वो मूव करता रहेगा। मज़ा आता है इनको, ये जो पर्पल वाले लोग हैं। एडमिन मैनेजर कोई काम करेगा, कहेंगे यार सर वो हमारे दूसरे बॉस ने हमें काम कहा हुआ। दूसरा बॉस काम करेगा, सर वो हमारे पहले बॉस ने हमें काम कहा हुआ। तो इसकी टोपी उसके सर फेंकते जाते हैं और खुद कोई काम नहीं कर। भाई मैं कौन हूँ? चलो मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं कहती मेरे पास कहती सर वो PRC3 का बैच पढ़ाना, नहीं मैं कैफ का बैच चल रहा है। अच्छा कैफ वाला आता है, नहीं सर PRC का बैच देना है। कहानी खत्म। इसको उसका कह दिया, उसको इसका कह दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है किस स्ट्रक्चर में? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। कि एक बंदा एट अ टाइम कितने मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल है? 2। एक उसका डिविजनल मैनेजर और एक उसका फंक्शनल मैनेजर। फंक्शनल मैनेजर कौन होगा? लेट्स सपोज फाइनेंस। और डिविजनल मैनेजर कौन है? लेट्स सपोज कराची वाला। तो अगर ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कोई काम कह रहा है, सर वो कराची वाले बॉस ने काम कहा हुआ है। इसने कोई काम कहा वाई ने, सर वो मिस्टर बी ने कोई काम कहा। तो खुद क्या करेगा? नेटफ्लिक्स लगा के चिल कर रहा होगा है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर्स। पहला कौन सा है? डिविजनल। दूसरा कौन सा है? फंक्शनल। डिविजनल कौन था? एक्स वाई और जी। इनकी जिम्मेदारी पूरी इदारे की है। और ये कौन से इश्यूज के ऊपर बात करेंगे? हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव। और जो फंक्शनल है ABCD, ये अपने टेक्निकल इश्यूज को देखेंगे। कौन से इश्यूज को देखेंगे? टेक्निकल इश्यूज को देखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। ये एम्प्लॉय चालाक है, अब ये इन 2 मैनेजर्स को आपस में लड़वा देगा। डिविजनल मैनेजर माइट वांट टू डू थिंग्स फास्ट, मगर मार्केटिंग वाले कहेगा अभी फास्ट नहीं करना। बोथ कैन पुट द एम्प्लॉय अंडर सम pressure. Employee can also refuse a manager by saying that he is doing work of some other manager. With matrix structure, authority and command is permanent. अब अगर एडमिन का इशू है तो सिर्फ कौन देखेगा? एडमिन। फंक्शनल में कोई इशू है तो सिर्फ कौन देखेगा? फंक्शनल। अच्छा, इसका फायदा भी होता है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाती है। हर मैनेजर को पता है कि उसका एम्प्लॉय इस वक्त क्या काम कर रहा है और फोकस होता है काम करने पे। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि इदारे में जाते हैं और सुबह 9 बजे गए, रात को 10-11 बजे आएंगे। क्यों लेट हुए? काम बहुत था। क्योंकि वो अपना काम शुरू कब करते हैं? लेट। वर्सेस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इदारे में जाते हैं और जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म कर लेते हैं। फिर उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई तुमने काम कब ख़त्म किया, कब शुरू किया था, तुम जल्दी क्यों जा रहे हो। वंस द वर्क इज़ डन दे आर ऑल अलाउड टू गो। फिर मसला ही नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। तो आपने भी हमेशा किस पे फोकस करना है? गेटिंग द जॉब डन, रादर देन के आप अपनी पोजीशन को ही डिफेंड करते रहेंगे, यार मैं तो 9 बजे आया था, मैं तो रात लेट ही जाऊँगा। ये काम नहीं करना। काम हो गया, दैट्स इट, निकल जाए। हाँ, कुछ इदारे रोक भी लेते हैं, मगर यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन गेटिंग द जॉब डन। हो गया, डन। यहाँ तक ओके। अच्छा, आपने शुरू में 4 बातें लिखी थी ना, एक 5वीं अब ऐड करें। एक 5वीं ऐड करें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन।
मैंने आपको शुरू में 4 लिखवाई थी, अब 5वीं ऐड करें, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होती है? वर्चुअल कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर, सुन लें पहले, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी कोई खास पे फोकस कीजिएगा, जिसकी कोई खास फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसकी कोई खास फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। भाई हम फिजिकली पढ़ रहे हैं, हम फिजिकली पढ़ रहे हैं, कैमरे के उस पार जो रिकॉर्डिंग सुन रहा है वो फिजिकल पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है? वो वर्चुअली पढ़ रहा है। वो मेरे साथ जुड़ा है मगर क्या फिजिकली जुड़ा? वर्चुअल तरीके से जुड़ा है, मगर जुड़ वो गया, जुड़ वो गया। इस वर्चुअल सेटअप ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, और पहले ये इतना कॉमन नहीं था। कोविड के बाद कॉमन होना स्टार्ट हुआ, जब क्लासेस ऑनलाइन होनी शुरू हुई। पहले बच्चों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है ना। इवन यूट्यूब के ऊपर भी कभी इतने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते थे, आजकल तो यूट्यूब भी भर गया, जगह जगह हर चीज़ उस पर आ गई। तो वर्चुअल डज नॉट हैव एन आइडेंटिफाइबल फिजिकल, ये नहीं कह रहा कि फिजिकली बिल्कुल नहीं है, फिजिकली है मगर आइडेंटिफाइबल नहीं है, उसको ढूंढना ज़रा मुश्किल है। मैं सबसे प्यारी मिसाल बताऊँ कौन सी है? उबर करीम, यांगो, इनड्राइव, इनकी गाड़ियाँ अपनी हैं, किसी की हैं? किसी की गाड़ियों को यूज़ करते हुए खुद भी कमा रहे हैं और उसको भी कमा के दे रहे हैं, बाय जस्ट यूजिंग एन ऐप, जस्ट यूजिंग एन ऐप। आईटी के साथ कनेक्टेड है, अपने कोई ज़्यादा बड़े हेड ऑफिस नहीं है, अपना कोई ज़्यादा बड़ा फिजिकल फैक्ट्री सेटअप नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई एसेट्स नहीं है, मगर कमा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ भी अपने बहुत कम है, मगर ये किस पे चल रहा है? आईटी सिस्टम एंड कम्युनिकेशन पर। नेट डाउन हो तो ये भी डाउन है, नेट आ रहा हो तो ये भी आ रहा है। मुल्क में हड़ताल है, सड़कें ब्लॉक है, नेट बंद किया हुआ है, तो सर्विस कायम रहेगी? बंद हो जाएगी। सब कुछ ठीक है तो ये भी चल रहा है। ये चलते हैं बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे ट्रस्ट डेवलप ही कॉन्टैक्ट्स की बेस पे होता है। जो ट्रस्ट का एलिमेंट है ना, ये डेवलप ही किस बेस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट्स। One person, a small number of individual can operate a virtual इदारा। भाईजान आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे सेल परचेज कर रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टोर बनाए हुए हैं। एक बंदा जिसके पास दुकान खरीदने की ताकत नहीं है, इवन वेबसाइट बनाने तक के पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है? तस्वीरें लेता है, स्टेटस पे डालता है, अपना व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बनाता है, उसमें वो आजकल वो आ गया हुआ है कैटेगरीज, कम्युनिटी, उसमें डालता है और चल रहा है। मगर ये किस बेस पे चलेगा? भरोसा होगा तो बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। सर ओनर हो सकता है वर्चुअल में? तो ओनर वर्चुअल में ओनर ही है। जो दुबई बैठा हुआ? हाँ हो सकता भाई, वो कह दे, चलो उसी पे आते हैं वापस, वो कह दे मैंने एक और डिवीजन खोलना, ऑनलाइन डिवीजन खोलना, जिसके लिए मुझे किसी शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर में चल रहा है, कराची में चल रहा है, इस्लामाबाद में चल रहा है, मैं मुल्तान में फिजिकल नहीं खोलना चाहता, मैं कहीं और फिजिकल नहीं खोलना चाहता। चौथा काम मैं क्या करना चाहता हूँ? वर्चुअली खोल ले। हाँ, अब उसको चलाने के लिए बंदे रखेगा, वो मैनेजर्स रखेगा, मगर कोई उसकी फिजिकल सेटअप किसी शहर में नहीं है। चल कहाँ से रहा होगा फिर? वो उसी प्रेमिस से चल रहा होगा जहाँ पे वो सारे बैठे हुए हैं। एक कमरा उसको दे देंगे कि भाई तुमने इस कमरे से वेबसाइट संभाल ली, सेल करते जाओ, परचेज करते जाओ। यहाँ पे भी तो ऐसा ही है।
एक फिजिकल क्लास चल रही है और जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है वो एक कमरे से, इसके लिए कोई पूरी बिल्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से कमरे से वो दुनिया तक जा रही है। ये वर्चुअल, फूड पांडा वर्चुअल है, वर्चुअल। अली बाबा वर्चुअल है, दराज, हाँ, टीमू वर्चुअल है। फिर एक और बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट होता है आउटसोर्सिंग। कौन सा? आउटसोर्सिंग। ये क्या होता है? आउटसोर्सिंग कहते हैं कि मेरा उस काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा उस काम में कोई एक्सपीरियंस, मगर एक्सपीरियंस ना होते हुए भी मैं उस काम में से पैसे कमा सकता हूँ। ऐसा करना चाहते हैं कि आता होता कुछ नहीं है मगर फिर भी क्या बनाना है मैंने? पैसा। क्या बनाना है मैंने? पैसा पैसा पैसा। क्या लॉर्ड? क्या बोल दो ऊंचा, क्या और बोल दे, चल बोल दे। अच्छा देखें, एक एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूँ। कंपनी का नाम क्या है? मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब नाम से क्या जाहिर हो रहा है? ये कंपनी क्या करती होगी? चेयर्स बनाती होगी। और चेयर में इसकी क्या होगी? एक्सपर्टीज। इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में होगी? चेयर्स में। एक दिन इसके पास एक ऑर्डर आता है, सुनने वाली मिसाल है। कुछ लोग आते हैं जिन्होंने इनसे पहले चेयर्स बाय की होती है, उनकी चेयर्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, तो लोग आके कहते हैं कि यार हमें ना आपसे कुछ बनवाना है, मगर वो चेयर्स नहीं है, ये डाइस बनाने हैं, ये डाइस बनाने हैं या टेबल बनाने हैं। अच्छा कितने बनाने हैं? 3000। कितने बनाने हैं? 3000। तो आप हमें एक रेट कोट करें। हमने आपसे लास्ट टाइम कुर्सियाँ बाय की थी, हमें वो बहुत पसंद आई थी और हम अब आपसे डाइस बनवाना चाहते हैं। इन्होंने कहा अच्छा 3000 डाइस हैं। इन्होंने थोड़ी सी वर्किंग की तो इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हम आपको 4000 नहीं 3000 में डाइस बना देते हैं। कितने में बना देते हैं? 3000 में डाइस। मगर क्या इनका कोर बिजनेस ये है? इनका मेन बिजनेस ये था? मेन बिजनेस क्या था? अच्छा मज़े की बात है कि जो मशीनरी चेयर्स में इस्तेमाल होती है, जो कारीगर चेयर्स के हैं वो कारीगर डाइस के नहीं हो सकते, टेबल के नहीं हो सकते। मशीनरी बदलनी पड़ेगी, डाई बदलनी पड़ेगी, पूरी की पूरी सेटअप बदलना पड़ेगा। तो अब इनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो खर्चा करें, एसेट्स लेकर आए, नए कारीगर रखें और इनको 3000 डाइस का ऑर्डर पूरा करके दें। अच्छा एक दफ़ा कारीगर आ गए, मशीनरी आ गई, सब कुछ आ गया, क्या फ्यूचर में ये ऑर्डर दोबारा आ सकता है? मुश्किल है, कोई पता नहीं, आ भी सकता है, अनसर्टेनिटी। तो ऐसे में हमें फिर क्या करना चाहिए? इतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हम कोई मार्केट से ऐसे लोग ढूंढें जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हों और हमारा ये ऑर्डर कम कीमत पे तैयार कर सकें? क्या करना चाहिए? सेकंड। तो ये गए मार्केट में गए और कुछ छोटे कारपेंटरों के पास पहुंचे और उनको जब एक बड़ा ऑर्डर दिया 3000 डाइस का, वो तो पागल हो गए। उन्होंने कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा ऑर्डर देखा ही नहीं सर। और इन्होंने 2000 रुपया पर डाइस में उनसे तय कर लिया। इनको पैसे कितने आएंगे? 3000 लेके 2000 आप आगे दे दिया, 1000 रुपया पर डाइस क्या बच गया? तो 1000 अगर पर डाइस है तो 3000 का कितना होगा? निकालें। नहीं, क्या हो गया? निकाल लो, मैथ कर लो, कोई बात नहीं, मोबाइल खोल लो। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3000, मुझे पूरी एक फिगर दें। 30 लाख। 6 सिफर आता है और लाख में कितने होते हैं? 5। 30 लाख बैठे बिठाए जेब में, ना कोई खर्चा, ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी।
डाइस भी बन गए, बिक भी गए, प्रॉफिट भी आ गया। और वो नहीं कहते, एक मुहावरा है, ना हींग लगी ना फटकरी, कहानी खत्म। मगर एक मसला, क्वालिटी। किसने कहा था क्वालिटी? किसी ने कहा मसला, हाँ, गुड गुड, क्वालिटी का मसला आ सकता। जो इनको चेयर्स हमने दी थी वो तो हमने बना के दी थी, वो तो हमने बना के दी थी। ये चेयर्स किसने बना के दी, ये डेस्क किसने बना के दिया होगा? छोटे मजदूरों ने। तो देयर इज़ अ चांस कि क्वालिटी का इशू आ जाए, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? ये छोटे या हम जिम्मेदार होंगे। अगर ये ऑर्डर टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे, फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम। तो ऐसे सेटअप को कहते हैं आउटसोर्सिंग। क्या कहते हैं? इसका मसला ये है कि कंट्रोल ख़त्म हो जाता। कुछ भी अगर गलत हो जाए या उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरे तो हमारा रिश्ता ख़राब होता है उस मेन कस्टमर के साथ। भाई अगर उसको डाइस ख़राब मिले तो शायद फिर वो दोबारा ना आए मेरे पास। किसके लिए भी? चेयर्स के लिए भी। तो आउटसोर्स वर्क माइट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, मगर एंटिटी के पास अभी वो इंटरनली मौजूद नहीं। एंटिटी क्या करती है? दूसरे लोगों से जाकर देखती है कि क्या उनकी ये कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं, क्योंकि हमारी तो नहीं है। और एंटिटी वुड फोकस एक्टिविटीज़ जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। मगर कुछ मसले मसाइल भी हैं। हाँ, अगर आप इन मसलों को ओवरकम कर लें तो फिर बहुत प्रॉफिट है, फिर अन्यवा प्रॉफिट है, जिसके लिए आपको कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? आखिरी बात करते हैं आज की। लेट्स टॉक अपॉन दो चीज़ें हैं, चेन ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इनको इकट्ठा समझते हैं, चेन ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। भाई ज़रा गौर कीजिएगा, इस कॉलेज का सबसे बड़ा बंदा कौन है? ओनर। उस ओनर के नीचे कौन से मैनेजर्स आते हैं? डिवीजनल के नीचे कौन से मैनेजर्स आते हैं? उसके नीचे एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ भी दो तरह के, टीचर एम्प्लॉयज़ और स्टाफ एम्प्लॉयज़। ये जो हमने हायरार्की देखी है कि सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है और उसके नीचे कौन है, ये हायरार्की कहलाती है चेन ऑफ कमांड। इसका क्या नाम है? चेन ऑफ कमांड। मैं एक मिसाल देता हूँ। ऑफिस बॉय को छुट्टी चाहिए तो क्या वो सीधा ओनर के पास चला जाएगा? किसके पास जाएगा? अपने फंक्शनल मैनेजर के पास। फंक्शनल किससे पूछेगा? वो किससे पूछेगा? फिर पूछ के जवाब देगा, फिर नीचे आएगा, उसको बता देगा कि तुम्हें छुट्टी मिली भी है या नहीं मिली। दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। इसको लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी। हु रिपोर्ट्स टू whom, कौन किसको लाइबल है, कौन किसको अकाउंटेबल है। भाई पीआरसी 3 में अगर कोई इशू आ रहा है, पीआरसी 3 में अगर कोई इशू आ रहा है तो कैफ वाला मैनेजर मुझे पूछ सकता है? मुझे कौन पूछेगा? महक। सीफैब में कोई मसला आ रहा है तो मैं पूछूंगा। पीआरसी में जो मसला आ रहा है मिस महक पूछेंगे। दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि एक बंदा, सुने, एक बंदा
अपने अंदर मैक्सिमम कितने बंदों को संभाल सकता है, उसकी क्या कैपेसिटी है। एक बंदा अपने टीम में अपने अंदर कितने लोगों को संभाल सकता है। क्रिकेट टीम में स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होता है? एक बंदा अपने अंदर एट अ टाइम फील्ड में कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है? 11। एक फैसला कर लो, अपने अलावा 10। दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, कैप्टन से ऊपर कौन होता है? कोच। कोच से ऊपर मैनेजर। मैनेजर से ऊपर चेयरमैन पीसीबी। ये क्या है? चेन ऑफ कमांड। और कैप्टन अपने अंदर कितने लोगों को संभाल रहा है, ये क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। महक के अंडर, अगर आपको याद हो, हमने पीछे एक मिसाल की थी XYZ वाली, निकाल लेता हूँ, वो गायब हो जाएगी। XYZ वाली वो क्या थी? वो स्पैन ऑफ कंट्रोल था। वो क्या था? स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टॉल और एक होता है फ्लैट। एक होता है टॉल और एक होता है फ्लैट। एक टॉल है और एक, टॉल मीन्स लंबा, पतला दुबला लंबा। कोई है हम में से पतला दुबला लंबा? हाँ, खड़े हो ना? हाँ, खड़े हो। ये दिस इज कॉल्ड टॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड टॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल। फिर एक होता है जो कि चौड़ा होता है, फ्लैट होता है। अच्छा, अब जरा गौर सुनना, एक कितने लोगों को संभाल रहा है? 2। तो ए का स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? 2। बी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? 2। सी के अंदर, ई के अंदर, जी के अंदर, जे के अंदर, एम के अंदर, ओ के अंदर। तो ये लंबाई रुख में आ जाएगा। और यहाँ पे है ए के अंदर 5, ये फैल गया, इसका स्ट्रक्चर ये वाइड हो गया यहाँ पे आके। और फिर आगे देखें, सी के अंदर, के अंदर 5। तो टॉल हमेशा क्या होगा? नैरो। और फ्लैट हमेशा क्या होगा? वाइड। कोई बात मुश्किल है? चलो आखिरी बात करता हूँ। मिस्टर बी को छुट्टी चाहिए, नहीं बी को नहीं, मिस्टर, नजर आ रहा है ना? ये आपको यहाँ पे पी नजर आ रहा है? ये बिल्कुल एंड पे, ये पी को छुट्टी चाहिए। तो पी किसके पास जाएगा? ओ किसके पास जाएगा? एम किसके पास जाएगा? जे किसके पास जाएगा? जी किसके पास जाएगा? ई किसके पास जाएगा? बी किसके पास जाएगा? छुट्टी मिल गई। अब वापस आते हैं, ए किसके पास जाएगा? बी किसके पास? ई किसके पास? जी किसके पास? जे आगे, एम आगे किसको बताएगा? ओ किसको बताएगा? मैंने कहना यार छड़ दो, उधर बच्चा पैदा हो गया, कहानी खत्म। इस को देखने से एक बात हमें समझ आई है, आप लोग मुझे बताएंगे। हाँ, कम्युनिकेशन किस में फास्ट है, किस में स्लो है? किस में स्लो है? अब आपने क्या करना है, आपने बस इसको पढ़ के आ जाना। डन? चलो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला मंडे को।